फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको डेली केवीएस की टीजीटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका जो केवीएस का एनसीईआरटी सिलेबस टीजीटी पीएचडी इंग्लिश का उसे कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास फिगर ऑफ स्पीच की है। इसके पहले हम आपका पूरा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की पूरी 7 क्लास ले चुके हैं, जो कि मैंने डिटेल में आपको समझाया है लिटरेचर के टाइप्स को, तो उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच का इसका टॉपिक है अपॉस्ट्रोफी, एल्यूजन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, पन, एजोनेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपके पहले की क्लास जो फिगर ऑफ स्पीच की एक क्लास ले चुके हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने मेटाफर, सिमिल, एलिट्रेशन, आयरनी, टाइप्स ऑफ आयरनी मीन्स हम लोगों ने आयरनी के टाइप्स भी देखे थे। कौन कौन सी आयरनी थी? सिचुएशनल, वर्बल, ड्रामेटिक आयरनी। इसको हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में समझा था, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, बिल्कुल डिटेल में। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया था, अपनी लैंग्वेज में, जो कि आप लोग का ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज के बाद आप लोग भूले नहीं। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है, पर्सोनिफिकेशन भी हमने कर लिया था बहुत ही क्लियर वे में कि कैसे इस पर्सोनिफिकेशन कैसे होता है, बिल्कुल क्लियर वे में किया था। हाइपरबल भी क्लियर कर लिया था, ओनोमोटोपोइया भी क्लियर कर लिया था। आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि हमने थंबनेल में ही देख लिया कि एल्यूजन से हम स्टार्ट करें। तो चलिए फ्रेंड, एल्यूजन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्लियर वे में मैं आपको बताऊँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल एक टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह आपको पढ़ाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप प्रीवियस की वीडियोस देखकर आए हैं। अगर नहीं आए हैं प्रीवियस की वीडियो देखकर, तो प्लीज़ पहले प्रीवियस की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले। तो क्योंकि आपका जो क्रिटिकल एनालाइज करना पड़ेगा वो इसी दोनों के बेस पे रखा जाएगा कि अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप क्रिटिकल एनालाइज नहीं कर पाएंगे उसको ग्रेजुएशन लेवल तक का। क्रिटिकल एनालाइज को ग्रेजुएशन लेवल तक का ले जाने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करके आज हम शुरू करते हैं। एल्यूजन, व्हाट इज एल्यूजन? तो द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग इन अ लिटरेरी टेक्स्ट सो दैट द मीनिंग इज अंडरस्टूड क्विकली इज कॉल्ड एल्यूजन। मीन्स एल्यूजन होता है किसी को एल्यूड करना या किसी को रेफर करना। मीन्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं, किसी आप क्या कह सकते हैं, पासिंग रेफरेंस भी कह सकते हैं। मीन्स वो तो यार कैटरीना कैफ जितनी सुंदर है, अगर आप ऐसे कर ले तो आप क्या कर रहे हैं, कैटरीना कैफ को रेफरेंस कर रहे हैं। मतलब आप किसी लड़की की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं वो तो कैटरीना कैफ जितनी सुंदर है। तो अभी अब इसके आगे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि वो कितनी सुंदर है, उसकी आंखें कैसी है, नोज़ कैसी है, ऐसा नहीं आपको बताना पड़ेगा। आप सीधे बता दिए कि हाँ वो कैटरीना कैफ मीन्स बहुत वो खूबसूरत है। इसमें क्या किया जाता है, पासिंग रेफरेंस किया जाता है, जिसको हम एल्यूजन कहते हैं, पासिंग रेफरेंस। आई होप आप समझ पाए होंगे। मीन्स इसमें किसी की रेफरेंस देना होता है। मीन्स अगर कोई वस्तु अच्छी मीन्स अगर कोई व्यक्ति या फिर लड़का समझ लीजिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो, अगर आप कह दें कि वो तो मान लीजिए हमारे शहर का या फिर हमारे सिटी का विराट कोहली है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। मीन्स उसकी तुलना, उसका रेफरेंस किसके साथ दिया गया है, विराट कोहली के साथ उसका रेफरेंस दिया गया है। मीन्स वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। इस प्रकार से ऐसे रेफरेंस जब दिया जाता है तो उसी को हम एल्यूड करना या फिर एल्यूजन कहते हैं। मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें हमारी मीन्स कि हमारी क्लास में एक आइंस्टीन लड़की है। मीन्स क्या है, आइंस्टाइन लड़की है, वो तो आइंस्टाइन की जितनी तेज़ है। अब इसका मतलब हमें बताना नहीं पड़ेगा कि वो लड़की बहुत तेज़ है, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग बहुत तेज़ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आइंस्टाइन कौन थे, तो उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज करने की मीन्स हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन थे। मीन्स वो लड़की की तुलना अगर आइंस्टाइन से की गई है तो वो लड़की पढ़ने में बहुत तेज़ है। इस प्रकार से हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, आइंस्टाइन। वी हैव एन आइंस्टाइन इन आवर क्लास। तो हमें ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन जो है हमारे क्लास में, ऐसा है कि एक व्यक्ति या फिर लड़का या फिर लड़की, कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि हमारे क्लास में है, वो किसकी तरह है, आइंस्टाइन की जैसा उसका तेज़ दिमाग है। इस प्रकार के अगर हम पासिंग रेफरेंस किसी का दे रहे हैं तो उसको कहते हैं एल्यूजन। और ये सेकंड वाला देख लीजिए, दे लोटर अराउंड इन द होल सिटी लाइक रोमन्स। अब क्या क्या है इसमें, होल सिटी लाइक रोमन्स। अब इसमें पासिंग रेफरेंस किसका दिया गया है फ्रेंड, रोमन्स का दिया गया है। मीन्स रोमन सिटी की जैसे रोमन सिटी काफ़ी बड़ा है, बिग एम्पायर है रोमन सिटी। अगर उसके जैसा किसी सिटी का
किसी का सिटी का रेफरेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सिटी भी काफ़ी अच्छी विकसित हुई है, काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसका रेफरेंस किसके साथ दिया गया है फ्रेंड्स? रोमन्स के साथ दिया गया है, रोमन सिटी के साथ दिया गया है। आई होप आप एल्यूजन समझ गए होंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कहते हैं मैम मेटाफर और एल्यूजन में कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि एल्यूजन और मेटाफर बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए मेटाफर में दो डिसिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन होता है, मीन्स दो डिसिमिलर, मतलब मान लीजिए कि कोई महबूबा मेरी महबूबा चांद जैसी है, तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? महबूबा क्या हो गई? पर्सन हो गई, और चांद तो आप देख रहे हैं एक प्रकार का कितना, मीन्स वो तो एक क्या कह सकते हैं, मीन्स आप चांद को समझ सकते हैं, तो उससे ये दोनों क्या है? डिसिमिलर है। लेकिन एल्यूजन में अगर एल्यूजन में भी इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता है, इसमें रेफरेंस दिया जाता है। कंपैरिजन और रेफरेंस में आप डिफरेंस समझिए। मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है, बट एल्यूजन में रेफरेंस दिया जाता है। मीन्स अगर किसी लड़के का रेफरेंस आइंस्टाइन से दिया जा रहा है, तो मीन्स वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, आइंस्टाइन की जैसा है। मीन्स अगर किसी अच्छे क्रिकेटर, मीन्स किसी अच्छे लड़के का जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसका रेफरेंस विराट कोहली से दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसलिए उसका रेफरेंस उससे दिया गया। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन नहीं होता, इसमें केवल रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आज के बाद आप एल्यूजन मेटाफर में कंफ्यूज नहीं होंगे। एल्यूजन में जनरली प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं, मीन्स एल्यूजन में क्या करते हैं? जनरली प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें किसी इंसान की रेफरेंस दी जाती है। इसमें 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 मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल कई दे दी, आई होप आप समझ गए होंगे। एल्यूजन मीन्स इसमें किसी एक इंसान की तुलना किसी ऐसे फेमस इंसान से की जा रही हो, जिसका कि उस अगर उस इंसान का नाम ही ले लिया जाए तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, और इसके ऊपर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपका एल्यूजन क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं पैराडॉक्स की। व्हाट इज़ पैराडॉक्स? अ फ्रेज स्टेटमेंट और इवन अ होल पैराग्राफ दैट, जस्ट पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर स्टार्ट से। अ फ्रेज स्टेटमेंट और इवन अ होल पैराग्राफ दैट सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड पैराडॉक्स। अब फ्रेंड पैराडॉक्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें आपको मुझसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया देखने को मिलेंगे। जैसे कि मीन्स आपको इसमें एक प्रकार का एंटीथेसिस, इसमें तो लिखा नहीं जाता मुझसे, एंटीथेसिस देखने को मिलेंगे। मीन्स कोई थीसिस रहेगी, उसको आप इसमें उसी मतलब पहले लाइन में, इसमें मान लीजिए कोई लाइन रहे या फिर पैराग्राफ रहे, कुछ भी रहे, पहले लाइन में और एक व्यक्ति ये चीज़ कह रहा है और दूसरे लाइन में पलट के वो अपनी ही बात को, पहले वाली बात को काट देता है, इसको ही हम कहते हैं पैराडॉक्स। मीन्स जैसे कि किसी मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या होता है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया को दिखाया जाता है। पहले लाइन में मान लिया जाता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, पहले लाइन में इसमें शो किया जाता है कि ये वाला लाइन सही है, बट सेकंड वाली लाइन में अब वही व्यक्ति उस अपने ऐसा बोलेगा कि उसका से पहला वाला लाइन कट जाएगा। अब एग्जांपल के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, अब पहला वाला लाइन आप देख रहे हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सभी एनिमल जो हैं वो पूरे इक्वल है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। अब देखिए दूसरा वाला लाइन अगर आप पढ़ेंगे, इक्वल देन अदर्स, पहले लाइन में क्या बोल दिया गया कि पहले लाइन में राइटर ने बोला ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सभी एनिमल्स तो इक्वल हैं, ये मान लिया गया। और दूसरी लाइन में दूसरा लाइन आते ही इसमें क्या हुआ? तुरंत पलट गया, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल्स देन अदर्स। अगर पहले सारे एनिमल्स इक्वल हो गए तो बस मोर इक्वल कैसे हो गया? आप ही बताइए। मीन वो पहला लाइन तो अपना बोला और दूसरा लाइन बोलते ही अपने पहले ही लाइन को वो कट कर देता है। इस प्रकार का अगर बोला जाता है, ये एनिमल फॉर्म का है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म का है। इसमें अपने ही आइडिया को मतलब अपने ही आइडिया को पलटा दिया जाता है। इसमें मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया देखने को जिस लाइन में मिले वहाँ पास होता है पैराडॉक्स। आई होप आपका एल्यूजन और पैराडॉक्स क्लियर हो गया होगा। देन हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, देन हम बात करते हैं ऑक्सीमोरन की। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? when two antithetical or contradictory word or ideas are placed next to each other is called oxymoron। अब आप सोच रहे होंगे कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन इन दोनों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स, व्हाट इज़ ऑक्सीमोरन।
पैराडॉक्स में क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होती है, दो मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होता है, मतलब फर्स्ट लाइन का जो आइडिया रहेगा सेकंड वाले में उसको नकारा जाएगा। लेकिन ऑक्सीमोरन में इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं, उसमें कोई आइडिया नहीं होता, उसमें उसमें आपको इसमें जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, पैराडॉक्स में आपको दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया मिल सकते हैं, वो पूरा एक लाइन हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेज हो सकता है, लेकिन उसमें सेकेंड वाली लाइन पहले वाली लाइन को पैराडॉक्स में काटती है। बट ऑक्सीमोरन में ऐसे नहीं होता, इसमें कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड होते हैं, वर्ड या आइडियाज़ होते हैं जो कि दोनों एक साथ प्लेस्ड होते हैं, मीन्स एक साथ ही प्लेस होते हैं, लेकिन दोनों रहते हैं अपोजिट, बिल्कुल ही अपोजिट रहेंगे, उसको वहाँ पर उस वर्ड को ऑक्सीमोरन कहें, इट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरन। It first looks oxymoron might appear absurd, however the juxtaposition of the two contradictory words as add a sense. मीन्स इसमें जो जस्टापोजिशन रहता है, मीन्स अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आपका और क्लियर रहेगा, ऑक्सीमोरन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड रहते हैं, एक साथ ही जुड़े रहेंगे, वो बिल्कुल भी अलग नहीं, उसमें बिल्कुल भी मीन्स एक सिलेबल भी नहीं आ सकता। अगर हम फॉर एग्जांपल मान ले कि ये लिखिए ओ लविंग हेट का आप सुने होंगे, लविंग हेट, ये क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीमोरन हो गया। अगर लविंग हेट में अ भी बीच में आ जा रहा है तो ये आपका ऑक्सीमोरन नहीं होगा। ये देखिए लविंग बिल्कुल अपोजिट है हेट के अपोजिट क्या है, लविंग, ये लविंग अपोजिट है हेट के, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, लेकिन ये दोनों साथ में तो हो, ओ लविंग हेट, आपने ये वाला फ्रेज सुना होगा, ओ लविंग हेट, ये क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीमोरन है। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है, उसके थ्रू समझ लेते हैं, आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइनली टू इट, देखिए दिस इज़ सीरियसली फ़नी, जब ये दिस इज़ सीरियसली, देखिए आप यहाँ आपको सीरियसली और फ़नी, सीरियस और फ़नी को एक साथ जोड़ दिया गया है, ओ लविंग हिट, यहाँ पर ये देखिए ओ लविंग हिट, लविंग भी साथ में हिट भी साथ में है, ये रोमियो जूलियट की लाइन है, तो इसमें दोनों ही आपको साथ में देखने को मिल रहा है। ऐसा जब देखने को मिले तो वहाँ होता है ऑक्सीमोरन, मीन्स अगर दो अपोजिट वर्ड के बीच बिल्कुल भी गैप ना रहे तो उसमें तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा, और अगर रहे तो मीन्स वहाँ थॉट का मीन्स वहाँ रहे तो वहाँ क्या हो, मीन्स अगर सेकेंड पैराडॉक्स अगर ना रहे, अगर रहे तो मीन्स, एक मिनट फ्रेंड, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मीन्स अगर कोई आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट आइडिया हो तो वहाँ पास पैराडॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, बार बार मैं बता रही हूँ कि इसमें फर्स्ट वाली लाइन को सेकंड वाली लाइन जब बोला जाता है तो फर्स्ट वाली लाइन को कट कर देता है, इसमें दो आइडिया होता है, बट इसमें दो वर्ड एक साथ, एक कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड, जस्टापोजिशन वर्ड क्या रहता है, एक साथ ही मेंशन रहता है, मीन्स सीरियसली, फनी, लविंग, हेट, ये आपको साथ में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के वर्ड क्या होते हैं, ऑक्सीमोरन होते हैं। देन वी नेक्स्ट ऑन पन। व्हाट इज पन? पन का जो आपका कीवर्ड है आप ये जान लीजिए, इतना ही आता है आपको पहचानने के लिए। अब प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में बहुत कुछ रहेगा, आपको टिक करना है पन, तो ये आपको कीवर्ड याद रखना है कि अब प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड पन। इट कैन वर्क it can work as either different senses of the same word or the similar sense or sound of different word। जैसे कि अब मान लीजिए कई वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कई वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो बट उसका मीनिंग अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि सी, जैसे कि आप देख लीजिए, आप सी को सी ही कहेंगे और सी ये वाले सी को भी सी ही कहेंगे, बट इनका मीनिंग अलग है। प्रोनाउंसिएशन तो इन दोनों का सेम है बट इन दोनों का मीनिंग आप देख रहे हैं अलग है। इस प्रकार से वर्ड के थ्रू प्ले किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मीन्स आपको मतलब मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन तो वर्ड का सेम हो बट मीनिंग अलग हो, उसे कहेंगे हम पन। तो आप किसी भी वर्ड को मीनिंग अगर चेंज हो गया, मतलब वर्ड तो सेम हो पर मीनिंग चेंज होकर सामने वाले का मजाक ले लो, मीन्स अगर आप कहना चाहें कि आप तो वो किसी का अगर आप मजाक उड़ा रहे हो पन के थ्रू, तो इस प्रकार का अगर वर्ड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पास होता है पन। आई होप आप समझ पा रहेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपका और क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए। माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव। देखिए तो इस प्रकार का तो यहाँ पास क्या हो गया, माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव।
एक एक तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, और बी पॉजिटिव मीन्स होता है ओके ओके ठीक ठीक, सब लोग कहते हैं बी पॉजिटिव कूल, बी पॉजिटिव सब कुछ ठीक ठीक है मीन्स बी पॉजिटिव। तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास वर्ड के साथ खेला जा रहा है। तो बी पॉजिटिव एक तो आपका ब्लड ग्रुप भी हो गया, और बी पॉजिटिव एक प्रकार का हो गया जो सब लोग कहते हैं ओके डन सब कुछ सही सही है, वो वाला बी पॉजिटिव हो गया। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। देन सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं। आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट सो मैनी टाइम्स, मतलब मैं डेंटिस्ट के पास कई बार गया। नाउ दैट आई नो द ड्रिल, ड्रिल क्या होता है, जो डेंटिस्ट एक मशीन लिया रहता है जिससे आपके दांतों में ड्रिल होता है, उसे भी ड्रिल कहते हैं, और एक जो वो ड्रिल से जो खुदाई करता है उसको भी ड्रिल कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रिल का दो मीनिंग हुआ। तो ये एक ड्रिल का मतलब ये हुआ कि वो ड्रिल मशीन की बात हो रही है, एक ड्रिल का मतलब ये हुआ कि खुदाई वाली मशीन की बात हो रही है, और एक ड्रिल का मतलब ये भी हो गया आई मतलब कि ये मैं जो पूरा सीक्वेंस है मैं जानता हूँ कि कैसे डेंटिस्ट के पास जाया जाता है, फिर कैसे दांतों को साफ़ किया जाता है, ये मैं पूरा ड्रिल ये जानता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पन का मतलब क्या हो गया। जब वर्ड के साथ खेला जाए, अब किसी का मजाक उड़ाने के लिए, सामने वाले का मजाक उड़ाने के लिए, इस ऐसे को हम क्या कहते हैं, पन कहते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन एजोनेंस। व्हाट इज एजोनेंस, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा। व्हाट इज एजोनेंस, व्हाट इज एजोनेंस। तो एजोनेंस इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट अ सेकेंड, मैंने ऊपर आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने ऊपर फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में देखिए फ्रेंड्स, एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। एजोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता, इसमें होता है वॉवेल साउंड का। इसमें क्या होता है, वॉवेल साउंड का इसमें रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वॉवेल साउंड। उस जैसे कि इसमें साउंड ही, अगर वॉवेल साउंड के थ्रू, बोलने के थ्रू, लिखने के थ्रू, लिखने का और बोलने का दोनों का ही मतलब अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन में जो अगर साउंड आपका वॉवेल्स से निकलता हो तो वहाँ पास एजोनेंस होगा, अगर कॉन्सोनेंट से निकलता हो तो वहाँ रिपीटेशन होगा। ये आप समझ लीजिए, आप दोनों को मिक्सअप मत कर दीजिए कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वॉवेल्स का रिपीटेशन हो रहा है बोलने में, मीन्स साउंड के थ्रू रिपीटेशन हो रहा है वॉवेल्स का, तो वहाँ होगा एजोनेंस। जैसे कि आप थोड़ा सा भी एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। पीटर पेपर पिक्ड अप पेक ऑफ पी, यहाँ पास आप देख रहे हैं आई ए, ये क्या हो रहा है। वैसे तो ये एग्जांपल एजोनेंस और एलिट्रेशन दोनों का ही, एलिट्रेशन में क्या आ रहा है, पी 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 आप देख रहे हैं, इसमें एलिट्रेशन आ जा रहा है, और इसका एजोनेंस भी बन रहा है आई ए मीन्स आई। आप ये देख रहे हैं, हर लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम में तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला उठा के दे देंगे और ऑप्शन में एजोनेंस एलिट्रेशन दोनों ही डाल देंगे। ऑप्शन में तो आपको एक ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अपने नॉलेज के लिए रख लीजिए कि अगर वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ एजोनेंस होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ एलिट्रेशन होगा। लेकिन साउंड का होना चाहिए, ना कि वॉवेल लिखने में नहीं, बोलने में होना चाहिए। साउंड का होगा तभी वो माना जाता है कि एजोनेंस है कि एलिट्रेशन। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एपोस्ट्रोफी की बात करते हैं। व्हाट इज एपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। मीन्स चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इसमें किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। एड्रेसिंग सम एब्सेंट पर्सन, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट आर नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर इन द कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। मतलब आप किसी को डायरेक्ट बुला रहे हो किसी भी चीज़ को। जैसे कि मैं किसी को बोल दूँ कि जैसे कि मेरा फ़ोन डेड हो गया, मीन्स इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मैं कहूँगी अरे मेरे फ़ोन से बात करूँगी, फ़ोन तो क्यों मर गया। आप समझ पा रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन से बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं भगवान से तो बात नहीं कर सकती, भगवान तो मेरे सामने नहीं आए हो। आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान तो मेरे सामने नहीं, मैं भगवान से नहीं बात कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या डायरेक्ट उनको एड्रेस करके बोल रही हूँ, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा गलत काम क्यों किया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपका और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ये जूलियस सीजर की लाइन है। ओ पार्डन मी मतलब मुझे माफ़ कर दो। देख रहे हैं आप ओ का मोस्टली आपको अपोस्ट्रोफी में ओ देखने को मिलेगा। ओ मीन्स ओ ऐसे करके ये मिला, आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, वो अपोस्ट्रोफी इसका एड्रेस है। मतलब इसका मतलब है किसी को आप एड्रेस करके बुला रहे हैं। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, पीस ऑफ अर्थ मतलब पीस ऑफ अर्थ, अर्थ मुझे माफ़ कर दो। अब अर्थ तो हमारी बातें नहीं सुन सकती, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अर्थ तुम हमें माफ़ कर दो कि तुम्हारे पूरे ज़मीन पे इतनी ब्लीडिंग हुई है। इसके लिए वो अर्थ से माफ़ी मांग रहा है। हालांकि अर्थ उसका रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन अर्थ को डायरेक्ट एड्रेस करके माफ़ी मांग रहा है। यहाँ पास ऐसे अगर हो
डायरेक्ट किसी भी थिंग को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी की हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे नॉन एग्जिस्टेंस कैरेक्टर हो, किसी को भी अगर डायरेक्ट एड्रेस करके बुलाया जाए या फिर उनसे बात किया जाए, चाहे मैं कहूँ ओ हाथ तुझे तूने ये क्या किया, अगर हालांकि ये देखिए, अगर हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ, तो हम अपने हाथों से करेंगे, तो फिर नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ओ हाथ तूने ये क्या कर दिया, तो हम अपने हाथ को डायरेक्ट एड्रेस करके मीन्स अपने हाथ को डायरेक्ट बोल कर बता रहे हैं कि तूने ये क्या कर दिया। आई होप आपका एपोस्ट्रोफी क्लियर हो गया होगा, आज के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अच्छी लगी आपको मेरी बातें तो प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक देकर आइए। नेक्स्ट हम चालू करते हैं यूफेमिज्म। व्हाट इज यूफेमिज्म, ये लास्ट करेंगे, फिर हम कल करेंगे मेटोनिमी। व्हाट इज यूफेमिज्म, जस्ट फ्रेंड सेकेंड, substituting on an inoffensive or crude term, something that is considered offensively explicit with word or phrase that sound more acceptable or less harsh is called euphemism. फ्रेंड euphemism में क्या होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें जो होती हैं सुनने में काफ़ी हार्श लगती हैं, मतलब कि हार्श या फिर क्रूअल लगती हैं, जैसे कि अगर ऐसे वर्ड को हम रिप्लेस कर दें कि जो सुनने में थोड़ी प्लीजिंग लगे, थोड़ी कम हार्श लगे या फिर थोड़ी टोन डाउन लगे, तो ऐसे वर्ड के साथ अगर हम ऐसे हार्श वर्ड को रिप्लेस कर दें तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे कि हम जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो हम तो ये अगर कह दें अरे वो तो मर गया, तो कितना सुनने में कितना गंदा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा हार्श वर्ड लग रहा है। लेकिन अगर हम इसके जगह पे ये यूज़ कर लें अरे वो तो गुजर गए, तो कितना ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब सुनने में बुरा तो लग रहा है कि हाँ वो गुजर गए, लेकिन इतना वो मर गए से अच्छा लग रहा है कि मतलब मर गए तो बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड हो गया, इससे थोड़ा सा टोन डाउन किया, वो गुजर गए, ही पास अवे। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए। मीन्स जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मीन्स अगर हम लिखें कि ही एग्जाम्पल नहीं मिला, ही हैज़ डाइड लिखेंगे, ही हैज़ डाइड, अगर ये लिख रहे हैं तो हमें गंदा लग रहा है, बट इसके जगह पे अगर हम लिख दें ही पास्ट अवे, मतलब वो तो गुजर गए, तो ये ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ मतलब इतना गंदा नहीं लग रहा है सुनने में। अगर बहुत बड़ी चीज़ को थोड़े ही चीज़ में बताए तो उसको क्या हम कहते हैं फ्रेंड, यूफेमिज्म कहते हैं। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसके उल्टा रहता है डिफेमिज्म जस्ट यूफेमिज्म का उल्टा रहता है, वो जस्ट आगे है आपका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। उसमें बहुत ही बड़ी, उसमें छोटी चीज़ को बहुत ही बड़े से बताया जाता है, मतलब उसमें सिगरेट को डायरेक्ट कैंसर से तुलना कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कि यूफेमिज्म में क्या हो गया, इसमें बड़ी चीज़ को छोटे सॉफ्ट तरीके से बताया गया, उसमें सॉफ्ट तरीके को भी बहुत मतलब उसमें तो ऐसा बता देंगे कि जिससे सामने वाले को अटैक किया जाए, वो होता है डिस्फेमिज्म होता है। आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि व्हाट इज़ यूफेमिज्म मीन्स। एक बार हम और आपको बता देते हैं, जैसे कि इसमें बेसिकली हार्ड वर्ड या फ्रेज को रिप्लेस विथ सॉफ्टर वर्ड, मीन्स इसमें हार्ड वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है सॉफ्टर वर्ड से, जो कि सामने वाले को सुनने में गंदा ना लगे, उसको ठीक ठाक लगे, उस ऐसे वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। ऐसा राइटर लोग बहुत यूज़ करते हैं अपने वर्क में। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हूँ तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको KVS TST PST की पूरी NCERT कंप्लीट करा जाएगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ डिटेल नोट्स के साथ, सब कुछ। आप चाहे तो इससे आपका हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, एक लाइन आप लिख सकते हैं, या फिर जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लाइन आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अपना हैंड रिटन नोट सबसे अच्छा होता है फ्रेंड, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि अपना हैंड रिटन नोट सबसे अच्छा होता है, तो प्लीज़ आप अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास में आता है तो सबसे ज़्यादा काम जो आता है वो आपका हैंड रिटन नोट से ही आता है। तो एक बार आप उठा के अगर पेज भी पलट लिए तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ये इस टॉपिक के अंदर क्या मैटर मैम बताई थी, क्या मैटर होना चाहिए, बिल्कुल आपको पेज पलटे ही सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप प्लीज़ अपना हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मेटोनमाइस, एनाफोरा, कैटाफोरा, लिटोटस, एंटाक्लासिस, क्लाइमेक्स, एंटीक्लासिस, बहुत कुछ है फ्रेंड जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जहाँ यहाँ पास आपका
यहाँ पास आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, फिर आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा। मैं सोची थी कि 2 क्लास में आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म कर दूँगी, बट फ्रेंड इतना ज़्यादा लंबा है, अगर जल्दी जल्दी बताऊँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताती हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो, बट आपको समझ आना ज़रूरी है, जो कि आपको दोबारा फिगर ऑफ स्पीच कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप अपना नोट्स एक बार गो थ्रू कर लें, आपको बिल्कुल याद आ जाए कि हाँ, मैम ने क्या बताया था। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।